जय हिंद प्यारे बच्चों। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए यह है मेरा क्लास नंबर 13। और प्यारे बच्चों, जो बच्चे शुरू से इस क्लास को देख रहे हैं तो बस यार आपका काम इतना ही रहा कि आपने क्लास को देखा और चीज आपको याद होते जा रहा है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। तो जो जो बच्चे सीरियस विद्यार्थी हैं और नए हैं, आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, अगर आपको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी देना है तो जीके जीएस का यार समस्या यहाँ से समाधान होगा। अगर पीछे का यार 12 क्लास आप सीरीज वाइज देख लेते हैं तो मैं निश्चित दावा करता हूँ कि यार आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप बिल्कुल जीके जीएस में अच्छा स्कोर करेंगे। बच्चों, आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और जो भी रियल त्रिशूल टाइगर्स हैं वो यार क्लास देखने के बाद वीडियो पर कमेंट जरूर करें, जिससे पता लगे कि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं इससे यार रियली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा साइंस का भी पोर्शन डिस्कस करेंगे, कुछ सिविक्स का भी करेंगे और हिस्ट्री का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले बात आते हैं हम लोग यार सिविक्स पर, क्योंकि इसका कुछ पार्ट आपका छूटा हुआ है और आपका यार एग्जाम से पहले करीब करीब मैंने जो अपने दिमाग में सोच रखा है वो सारा पोर्शन आपको मतलब कि कवर करूंगा और इससे आपको लाभ होगा। तो यार आज हम लोग जानेंगे यार राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अरे बच्चों, मैं बिल्कुल आपसे दावा करता हूं कि जो भी बच्चे यार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेंगे तो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल याद हो जाएगा और आप कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। बच्चों, ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान में, ये यार भाग 4 में है और अनुच्छेद कहां से कहां पढ़ना है हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? अनुच्छेद यार 36 से 51 तक। बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जानने से पहले यार हमें जानना होगा संविधान का भाग 3 और भाग 3 का क्लास मैंने लिया है। भाग 1 और भाग 2 का भी क्लास मैंने लिया है पीछे। भाग 3 में हम लोग जाने थे किसके बारे में? तो मौलिक अधिकार के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार यार अमेरिका से लिया गया और मौलिक भाग 3 में कहां से कहां पढ़ना था? तो 12 से 35। और प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? तो यार मैग्ना कार्टा। तो आपसे पूछ लिया जाए इस संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। संविधान के भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार आप जान रहे हैं, पीछे क्लास में इसका लिया हुआ हूं। और प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार में यार अनुच्छेद कहां से कहां जानना है? 12 से 35। आप ये भी जानते हैं यार कि संविधान जब बना था तो 7 मौलिक अधिकार हमारे पास था, लेकिन प्यारे बच्चों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आपको यार हमारा कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त हुआ? तो संपत्ति का अधिकार समाप्त हुआ। संपत्ति का अधिकार समाप्त हुआ पहले, है ना जी। ये जो संपत्ति का अधिकार जो था आपका अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत आपका संपत्ति का अधिकार समाप्त हुआ और इसे यार कानूनी अधिकार का दर्जा मिला और इसे रखा गया कहां? तो यार 300A में। ये सारा चीज हम लोग कर रखे हैं, लेकिन फिर भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समझने से पहले मौलिक अधिकार को समझना है। प्यारे बच्चों, अब क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? आप जानते हैं कि हमारे संविधान को कानूनी रूप से सलाह देने वाले, कानूनी जो सलाह देने वाले व्यक्ति हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा, कानूनी जो सलाहकार हैं वो यार आपका BN रॉय है। तो प्यारे बच्चों देखो, जो संविधान के कानूनी सलाहकार BN रॉय थे
उन्होंने कहा ठीक है, मौलिक अधिकार उस समय तो साथ ही था, साथ है, लेकिन ये 7 मौलिक अधिकार से मतलब कि सभी लोगों का हितों का रक्षा नहीं किया जा सकता। तो इसके साथ हर एक राज्य के लिए मतलब कुछ न कुछ विशेष ऐसा चीज होना चाहिए जिससे यार जनता को लाभ मिले। इसी के तहत आपको यार राज्य का नीति निर्देशक तत्व किया गया। ऐसे तो आपको यार जो BN रॉय थे, उनका तो यार कहना था कि इसको यार मौलिक अधिकार में ही शामिल कीजिए। देखिए, एक आपका मौलिक अधिकार हो गया। जो आपको नहीं मिले, अगर मौलिक अधिकार आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, है ना। आप उसके लिए कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरे बात को। BN रॉय ने कहा कि नहीं, जितना मौलिक अधिकार है उस अधिकार से मतलब कि काम नहीं होगा, कुछ तो अधिकार और मिलना चाहिए। और वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आप मौलिक अधिकार में शामिल करना चाहते थे। प्यारे बच्चों, राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो शामिल हुआ, पर यार हमारे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं हुआ। इसके लिए सरकार हमें यार सुविधा दे सकती है, पर हम इसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, लोगों के यार हित पहुंचाने के लिए बनाया गया। अब इसमें आपको देखना है कि देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 36 का बात करेंगे। 36। तो बच्चों, अनुच्छेद 36 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा देता है। तो आपने क्या क्या जाना कि संविधान का भाग 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 संविधान के कानूनी सलाहकार BN रॉय, और उनका मानना था कि जो 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो काफी नहीं है लोगों के मतलब कि हित को साधने के लिए। इसके लिए कुछ और मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार तो नहीं बना, पर इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया, भाग 4 में 36 से 51 में। तो जो अनुच्छेद आपका 36 है, आपको कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का यार परिभाषा दे रहा है कि क्या है, क्या इसका ढांचा है। और अनुच्छेद जो 37 है, अनुच्छेद जो 37 है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि इसके विरुद्ध में हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसके विरुद्ध में न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अब बात समझिए, सरकार आपको सुविधा दे सकती है, बहुत सारी सुविधाएं की बात हम लोग करेंगे, लेकिन अगर नहीं देने में सक्षम है तो इसके लिए आप कोई भी मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 36 कह रहा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है, और 37 क्या कह रहा है, आप मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहा तो आप जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, है ना जी, आप अपना संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं मतलब कि न्यायालय से। लेकिन प्यारे बच्चों, आप यार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में फैसिलिटी सरकार दे रही है तो सही, अगर मतलब कि वो नहीं देने में सक्षम है तो आप इसके लिए कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो अनुच्छेद 36 हमें कह रहा है परिभाषा, और 37 कह रहा है कि ठीक है, सुविधा तो मिलेगा लेकिन आप मतलब इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद आपको ये 38 कह रहा है, क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 38 कह रहा है कि इस देश के सभी लोगों को क्या क्या भाई, तो सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर
राजनीतिक स्तर पर न्याय मिलना चाहिए। अनुच्छेद 36-38 देखो 36 क्या कहा कि नीति निर्देशक का परिभाषा दिया। 37 कह रहा है कि सुविधा तो मिलेगा लेकिन आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और 38 कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय होना चाहिए। प्यारे बच्चों, तो 39 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 39 कह रहा है कि हमारे देश में है ना जी, जो संसाधन है, जो हमारे देश के अंदर मतलब जो संपदा है ना जी, उसमें यार संसाधन का न्याय संगत वितरण। भाई अनुच्छेद 39 क्या कह रहा है कि जो संसाधन है उसका यार न्याय संगत वितरण होना चाहिए, है ना। हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, पर अनुच्छेद 39 कह रहा है कि संसाधन का न्याय संगत वितरण। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्वाएं 36 परिभाषा बता रहा है। 37 कह रहा है कि कोर्ट में नहीं जाइएगा। 38 कह रहा है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर भाई है ना आपको यार न्याय मिलना चाहिए। 39 कह रहा है कि संसाधन जो है देश में उसका न्याय संगत वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार गरीब सब है ना, एक पूरा गरीब हो जाए, पूरा दुनिया भुखमरी में आ जाए, बैलेंस होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, अब देखो यार यहाँ पर एक अनुच्छेद जुड़ा जिसका नाम है यार अनुच्छेद 39A। अब जहां भी ए बी लगा हुआ अनुच्छेद आए तो समझिए कि वह किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 39 जो ए है प्यारे बच्चों, ये यार आपको यार 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन को आप जानते हैं ना, जिसमें यार मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं और मूल कर्तव्य यार रूस से लिया गया है, सब आप जान रहे हैं। तो 42वां संविधान संशोधन को है ना जी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? तो 1976 ईस्वी में। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत आपको जोड़ा गया अनुच्छेद 39A। अब अनुच्छेद 39A क्या हमें यार मतलब कि दे रहा है सुविधा? कह रहा है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को समान अवसर। प्यारे बच्चों, इसी के तहत आगे जाकर आपको यार आरक्षण आया। तो 39 से कह रहा है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए ताकि देश में हर एक लोगों का बैलेंस बना रहे, मतलब विवाद ना हो। तो क्या क्या जाने? 38 आपको यार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर मतलब कि न्याय दे रहा है। 39 कह रहा है कि संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, है ना जी। 39A 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में शामिल किया गया। इसमें कह रहा है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए ताकि समाज में बैलेंस बना रहे। प्यारे बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अब हम लोग आएंगे यार अनुच्छेद 40 पर। 40 तो अनुच्छेद 40 आपको बात करता है यार ग्राम पंचायत का। सब चेला लोग पीछे हम पढ़ाए हुए हैं। ग्राम पंचायत आपका यार है ना किस अनुसूची में शामिल हुआ? ग्राम पंचायत प्यारे बच्चों आपको यार अनुसूची कौन सा? तो अनुसूची यार 11वां में। और 11वां अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत? तो यार 73वां। अब कहेगा कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। और ये चीज लागू कब हुआ? तो आपने पहले पढ़ रखा है, आप कहिएगा कि यार 1993 में लागू हुआ। तो अनुच्छेद 40 से आप याद रखिए, अनुच्छेद 40 आपको ग्राम पंचायत के बारे में विशेष जानकारी दे रही है। अनुसूची में ग्राम पंचायत आपका 11वां है और इसको यार किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो 73वां
73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। और प्यारे बच्चों लागू हुआ 93। ऐसे तो यार 74वां संविधान संशोधन भी है ना 1992 में ही आपको 1992 में ही आपको यार हुआ और लागू हुआ 93 में अगला साल। और इसमें क्या था आपका? इसमें था यार नगर पालिका। और प्यारे बच्चों नगर पालिका जो है वो किस अनुसूची में शामिल है? तो 12वां। और ये तो आप सब जान ही रहे हैं कि अनुसूची की संख्या कितनी है? तो अनुसूची की संख्या 12 है। बच्चों यार अब आते हैं अनुच्छेद 41। तो देखिए अनुच्छेद 41 कह रहा है, समझिए, कह रहा है कि कैसा, मतलब कि ये कह रहा है यार दिव्यांगों के बारे में। और क्या कह रहा है कि भाई अवसर मिलना चाहिए, सभी को अवसर मिलना चाहिए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए कह रहा है। पर इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि नीति निर्देशक को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सरकार यार अपने सुविधा के हिसाब से हमको ये दे सकती है। तो ये कह रहा है क्या कि सभी को यार अवसर मिलना चाहिए। जो दिव्यांग है ना जी, थोड़ा सा यार बैक है, उनको भी अवसर मिलना चाहिए और सरकार देती भी है। देखिए हर डिपार्टमेंट में यार सेना छोड़कर करीब करीब आपको हर एक डिपार्टमेंट में मिलेगा कि अवसर मिल रहा है। और प्यारे बच्चों यार अनुच्छेद 42 कह रहा है कि अवसर तो अगर आप दे रहे हैं तो ठीक बात है। अनुच्छेद 42 कह रहा है कि अवसर दे रहे हैं तो ठीक बात है, मिलना चाहिए। लेकिन जहां एक काम करने जा रहे हैं वहां का यार माहौल सही होना चाहिए। माहौल आपको यार मानवीय होना चाहिए। ऐसा माहौल नहीं हो कि भाई कोई आदमी अगर किसी चीज में उसकी कमी है और उसको कोई चीज मतलब इसको टिंच करे, ऐसा नहीं। मानवीय माहौल आपको यहाँ पर होना चाहिए। और प्यारे बच्चों अनुच्छेद 42 कह रहा है कि मानवीय माहौल तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में भाई उतना तो मिलना ही चाहिए जिससे यार उनका निर्वाह हो जाए। तो मतलब क्या कि निर्वाह के लायक वेतन, निर्वाह के लायक वेतन। तो बच्चों अभी तक आपने क्या क्या जाना? आपने जाना कि यार 36वां से 51 राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपने जाना। सॉरी बच्चों, ये तो क्या 43, यहाँ 42 के बाद 43 होना चाहिए। देखो क्या लिख दिया मैं, 43। तो 43 कह रहा है कि निर्वाह के लायक वेतन होना चाहिए। तो फिर से शुरू से आइए। हमने संविधान का यार भाग 1 1 से 4 पढ़ा, जिसमें यार आपको यार क्या कह रहा है? अनुच्छेद 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि बाहर वाला कोई राज्य अगर भारत में शामिल होता है उसके लिए है, जैसे सिक्किम है ना, आपको 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। अनुच्छेद 3 कह रहा है कि प्यारे बच्चों जो भारत के अंदर के जो राज्य हैं है ना, वो बंटते हैं, उनका नामकरण होता है ना, तो उस संदर्भ पर मतलब बात हो रहा है। उसी तरह से यार भाग 2 में हम लोग ने यार पढ़ा क्या? नागरिकता कानून। अनुच्छेद यार मतलब कि और नागरिकता कानून कहाँ से कहाँ 5 से 11 तक पीछे हम लोग किए हुए हैं। अनुच्छेद 5 आपको क्या कह रहा है? अनुच्छेद 5 आपको कह रहा है प्यारे बच्चों कि भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। 5 साल का मतलब कि डोमिसाइल चाहिए है ना, और माता पिता पितामह कोई भी हमारा यार ब्लड रिलेटिव भारत का होना चाहिए। अनुच्छेद 6 जो भारत से पाकिस्तान गए उसके संदर्भ में, सॉरी जो पाकिस्तान से भारत आए उसके संदर्भ में।
अनुच्छेद 7 जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर दोबारा भारत आना चाहते थे उनके संदर्भ में। अनुच्छेद 8 आपका यार NRI है ना, जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं और उनका बाल बच्चा होता है और भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाह रहे हैं। अनुच्छेद 9 आपको क्या कह रहा है कि अगर कोई भी आदमी दूसरे देश का नागरिकता लेता है तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यार भारत में एकल नागरिकता है। और एक चीज तुम लोग भूल ही गए यार, ये राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहां से लिया गया है? तो बच्चों ये आयरलैंड से लिया गया है। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात को यार हम लोग समझते हैं। अब बात करेंगे यार अनुच्छेद 44 का। अनुच्छेद 44 आपको यार समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 के मतलब का मतलब अर्थ हुआ कि सभी के लिए यार समान कानून, सभी के लिए समान कानून। तो आज के डेट में भाई विधि के समझ तो सभी समान है, लेकिन यार बहुत सा चीज ऐसा है ना, जिसमें समानता नहीं है। हर एक धर्म में भाई अलग अलग चीज है, शादी का, तलाक का, गोद लेने का नियम और भी बहुत सारा नियम है ना। तो अनुच्छेद 44 कहता है कि भाई सभी को मतलब सभी धर्मों के लिए, अगर भारत का नागरिक है तो भारत के सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता होना चाहिए, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को कि बहुत से धर्म में यार अलग अलग नियम है। हाँ ठीक है, आप मतलब कि क्राइम करते हैं तो आपको सजा मिलेगा, जुर्म करते हैं तो सजा मिलेगा, लेकिन धार्मिक तौर पर यार शादी, विवाह, बंटवारा, गोद लेना अलग अलग धर्म में अलग अलग इसका नियम बना हुआ है। तो आपको अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करती है, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, अभी तक लागू नहीं हुआ है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद यार 45 के बारे में। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। पिछला जो सिविक्स का क्लास देखे होंगे तो मैंने आपको यार बोला था कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या, तो अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का बात कर रहा है। प्यारे बच्चों अब अनुच्छेद, अब इसको कहां कहां मतलब कि रखा गया है, तो 21A में सब जान रहे हैं आप लोग। कौन सा 46वां संविधान संशोधन 86वां, और कब, सभी के लिए 86वां संविधान संशोधन, और कब प्यारे बच्चों, तो 2002 ईस्वी में। अब अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 45 कह रहा है प्यारे बच्चों कि 6 से 14 साल का तो व्यवस्था हो गया। अनुच्छेद 45 कह रहा है कि यार 6 वर्ष से कम के बच्चों को, 6 वर्ष से कम के बच्चों जो हैं उनको यार मतलब कि स्वास्थ्य, शिक्षा पर मतलब कि ध्यान देना है। तो देखो यार अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा, 37 कोर्ट ना जा सकते हैं, 38 है ना जी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर न्याय होना चाहिए, है ना जी। प्यारे बच्चों 39 क्या कह रहा है कि भाई संसाधनों का सही वितरण होना चाहिए। 39A जो है ना 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल हुआ 1976 ईस्वी में,
39 से कह रहा है कि सबको समान अवसर, इसी के तहत आपका आरक्षण आया। बच्चे 40 आपका ग्राम पंचायत का बात कर रहा है। 41 अनुच्छेद आपका बात कर रहा है कि भाई जो दिव्यांग है और है ना पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है, उनको भी काम मिलना चाहिए। 42वां कह रहा है कि जहां उनको काम मिल रहा है वहां पर मानवीय व्यवहार होना चाहिए। 43वां कह रहा है कि मानवीय व्यवहार तो होना ही चाहिए और वेतन शैली उतना होना चाहिए जिससे उनका निर्वाह हो सके। और 44वां अनुच्छेद कह रहा है प्यारे बच्चों कि समान, है ना, आपको यार नागरिक संहिता लगना चाहिए, सभी धर्मों के लिए यार समान कानून होना चाहिए। और प्यारे बच्चों 45वां आपको कह रहा है कि 6 वर्ष से कम बच्चों का स्वास्थ्य शिक्षा पर, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कौन सा दे रहा है भाई? तो 21A कौन संविधान संशोधन में शामिल हुआ? तो 86, और कब? 2002। प्यारे बच्चों अनुच्छेद यार 46 जो 46 है, अनुच्छेद जो 46 है, तो ये यार अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए आपको यार आर्थिक न्याय और उनके यार हितों का बात करता है, अनुच्छेद 46। और प्यारे बच्चों और अनुच्छेद जो आपका 47 है, अनुच्छेद जो आपका यार 47 है, ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि यार मद निषेध होना चाहिए। मद निषेध मतलब क्या? शराबबंदी। अब देखिए यार, अब शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन जहां चालू है इसके लिए कोई जनता कोर्ट में नहीं जा सकता है, और जहां बंद है इसके लिए कोई जनता कोर्ट में नहीं जा सकता है ना? ये नीति निर्देशक है, बंद होना चाहिए। और शराब बंद होना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए, और पोषाहार मतलब अच्छा खाना पर ध्यान होना चाहिए, पोषाहार। तो अनुच्छेद 47 कह रहा है कि मद निषेध होना चाहिए, पोषाहार होना चाहिए, और आप तो जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। प्यारे बच्चों आपको यार अनुच्छेद 48 कह रहा है कि भाई मद निषेध हो गया, दारूबंदी हो गई। दारूबंदी हो गई तो लोग तो यार थोड़ा जगेंगे, है ना जी? तो भाई खेत में जाएंगे, पशुपालन करेंगे, मत्स्य पालन करेंगे, मतलब कि कुछ मतलब कि काम धाम रोजगार करेंगे। तो आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में यार आपको गौशाला वगैरह अलॉट होते रहता है, खेती संबंधित चीज सरकार आपको मतलब मदद पहुंचाती है, लेकिन आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। गौशाला नहीं मिला तो मतलब कि आप मतलब कि गौशाला अगर कहीं कोई राज्य नहीं दे रहा है तो आप इसका मतलब कि कानूनी तौर पर मांग नहीं कर सकते हैं। अब जानिए 48 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 47 कह रहा है मद निषेध हो जाना चाहिए। 48 कह रहा है कि मद निषेध जब होगा तो यार पशुपालन, खेत, है ना जी, पर्यावरण, है ना, ये सब चीज पर ध्यान दिया जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर यार अनुच्छेद आपको यार आ गया 48A। अब ए आया है तो समझ लीजिए कि इसमें क्या है? संविधान संशोधन। और ये फिर आपको यार 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन क्या? 1976। तो अनुच्छेद 48 कह रहा है यार पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। तो अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा। 37 कानून कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। 38 राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर से समान न्याय। 39 आपका यार है ना संपदा का मतलब उचित वितरण। 39 से सबको समान अवसर। 40 ग्राम पंचायत। 41 बोलिए कि भाई कमी है उसको भी जॉब मिलना चाहिए, और जॉब जहां मिले 42वां करें कि जॉब जहां मिले वहां पर यार आपका माहौल मानवीय होना चाहिए। 43वां क्या कह रहा है
कि खाली जॉब नहीं मिले, उसको यार निर्वाह योग्य वेतन भी मिलना चाहिए। 44वां यार समान नागरिक संहिता की बात करता है। और प्यारे बच्चों 45वां अनुच्छेद 6 वर्ष से कम बच्चों के यार हित का बात कर रहा है, 45वां। और 46वां यार अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों का बात कर रहा है। और 47वां अनुच्छेद आपको यार मद्य निषेध करवा रहा है, जैसे बिहार में मद्य निषेध हुआ तो अनुच्छेद 47 के तहत। और 48वां 48 आपका क्या कर रहा है कि मद्य निषेध होगा तो खेत पशुपालन और मत्स्य, जिसके तहत आपको यार मतलब कि सरकार कभी कभी योजना लाती है, गौशाला और भी कोई आपको यार मतलब कि सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है। अनुच्छेद 48 का एक आ रहा है पर्यावरण संरक्षण, और 48 से शामिल हुआ कब, तो प्यारे बच्चों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आगे आते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 49 49। अनुच्छेद 49 कह रहा है कि हमें यार राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण, धरोहर का संरक्षण। अब कहिएगा राष्ट्रीय धरोहर क्या, तो देखो यार तुम्हारा ताजमहल, लाल किला और ऐसे ऐसे भारत में यार हजारों से हमारे धरोहर हैं। तो 49 आपका जो आर्टिकल है वो राष्ट्रीय धरोहर की बात करता है ना। और 50 आपको प्यारे बच्चों अनुच्छेद जो 50 है, जो 50 है, ये किस चीज का बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 50 प्यारे बच्चों बात कर रहा है कि देखो यार हमारा जो लोकतंत्र का जो मतलब कि घर है, स्ट्रक्चर है, वो 4 बंबू पर टिका हुआ है। क्या, तो पहला यार विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, और चौथा जो बंबू है वो क्या है, तो प्रेस। तो विधायिका देखो यार नियम बनाएगा, और है ना जी, जो आपको यार पॉलिटिशियन हुए, विधायक हुए, वो राज्य के लिए नियम बनाएंगे। कार्यपालिका उस नियम का को लागू कराएगा, है ना जी। और न्यायालय इस चीज को देखेगा कि नियम जो बना है उसमें यार कहीं तोड़ फोड़ हुआ है तो न्यायपालिका उस चीज को देखेगा। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेस, इसका काम है कि तीनों के काम में जहां गड़बड़ी रहेगी उसको यार जनता के सामने लाएगा। तो चारों अलग अलग चीज है। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका कभी यार मिलना नहीं चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे। अगर दोनों यार सब एक हो जाएगा तो इस देश में फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। और प्यारे बच्चों अब नीति निर्देशक तत्व का यार अंतिम जो आपका अनुच्छेद है 51, ये बात कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये था आपका यार राज्य का नीति निर्देशक तत्व। सिविक्स का करीब करीब यार 70% हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिविक्स का 1-2 और क्लास होगा तो पूरा सिविक्स कंप्लीट हो जाएगा। और यूपी पुलिस में तो मैं वादा करता हूँ कि सारा यार सिविक्स का यार प्रश्न इससे आएगा। और मैंने यार आपका यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो नोट्स ग्रुप में डाला है प्यारे बच्चों, अगर आप उसको सही से देख लेते हैं तो साइंस में उससे करीब करीब आपको 90% क्वेश्चन टकराना चाहिए। बाकी यार हिस्ट्री का भी मैंने डाला है, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी भी आपको डाला है, और भी बहुत सारा चीज मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे अंदर आपके प्रति जो मोटिवेशन आना चाहिए वो सही से आ नहीं पा रहा है। चलिए बच्चों अब यार कुछ बात करते हैं साइंस का। और साइंस में बात करेंगे यार तापमान। कभी ऐसा लगता है कि यहाँ तक जो बच्चा पहुंचा है, और यहाँ तक जो बच्चा पहुंचा हो जरूर कमेंट करना, ताकि पता लगे कि वीडियो कहाँ तक बच्चा देख रहा है, हमको कितना काम करना है।
प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम लोग यार तापमान। अब आप जानते हैं कि दुनिया में यार जिस चीज को भी गर्म करो वो फैलेगा, और जिसको भी ठंडा करो वो सिकुड़ेगा, है ना जी। मान लीजिए मेरे पास यार लोहा का एक टुकड़ा था जिसको पूरा गर्म किए, और जब गर्म किए तो भैया ये गर्म होने के बाद हो गया यार लाल, और लाल होने के बाद यार ये साइज इसका क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं भाई? देखो, जो चीज जितना आकार छेके, जो चीज जितना आकार छेके, है ना, जो चीज जितना आकार छेके, जितना जिसका आकार है वो कहलाता है आयतन। तो पहला प्रश्न देखिए आपके चीज में अपने आप सॉल्व हो गया कि भाई तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु का आयतन बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप देख रहे हैं कि आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बच्चों अब देखो यार, पहले मान लीजिए कि इसमें आपको जो अणु थे ऐसे थे, सटे सटे थे। अब जब ये बढ़ गया तो उसमें यार अणु तो नहीं बढ़ेगा, अणु तो नहीं रहेगा इसके अंदर जितने यार इसमें है, लेकिन अणु क्या होगा यार, थोड़ा फैल जाएगा। फैल जाएगा। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों में से ज्यादा घना कौन है, ज्यादा घना कौन है? और आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे कि ज्यादा घना तो यार ए वाला ही है, और कम घना बी वाला है। तो देखिए यार, तापमान बढ़ने पर आयतन क्या होगा भाई, तो बढ़ेगा। लेकिन यार तापमान बढ़ने पर यार घनत्व क्या होगा, तो घटेगा। प्यारे बच्चों, तो किसी चीज को आप गर्म कर रहे हैं तो उसका आयतन बढ़ रहा है और घनत्व कम रहा है। आइए आगे आते हैं और बात करते हैं प्यारे बच्चों कि हमने जाना कि जिसको गर्म करेंगे वो फैल जाएगा और ठंडा करेंगे तो सिकुड़ जाएगा। लेकिन पूरे दुनिया में आपको यार एक ही ऐसा मतलब कि पदार्थ है, और वो है जल, जो यार ठंडा होने पर, जल ही ऐसा चीज है जिसका आकार यार ठंडा होने पर बढ़ जाता है ना जी। आकार बढ़ जाता है मतलब क्या, कि इतना पानी था मेरे पास और ये पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ला के यार जमा दिए, बर्फ बना दिए, तो इतना बड़ी बर्फ हो गया। तो दुनिया में हर चीज ठंडा, आप भी यार ठंडा होने पर सिकुड़ जाते हैं, दुनिया में हर चीज ठंडा होने पर सिकुड़ रहा है, लेकिन जल यार आपको यार, है ना, 10 डिग्री पर इतना था और 0 डिग्री पर बर्फ बनने पर कितना हो गया, इतना हो गया। तो क्या बढ़ा, आयतन बढ़ा। तो ये जो प्रसार है वो संगत नहीं है, सारा नियम को यार संगत नहीं है, ये असंगत है, असंगत प्रसार है। तो बच्चों क्या, अगर दुनिया का एकमात्र पदार्थ जो असंगत प्रसार को दर्शाए तो आप क्या कहिएगा, जल। जल एकमात्र पदार्थ दुनिया में है जो यार असंगत प्रसार को दर्शा रहा है। अब जल के घनत्व और आयतन वाला चीज से हमेशा कंफ्यूजन पैदा होता है, प्रश्न से पूछा जाता है। तो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं अच्छा से। आपके पास यार एक गिलास पानी था, एक गिलास पानी मेरे पास है, और तापमान कितना है, तो तापमान यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या किए हैं कि वही गिलास को, साइज देखो बड़ा छोटा हो लेकिन आप साइज बराबर मानिए, वही गिलास को प्यारे बच्चों हम ले गए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी पूरा भरल था, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखो यार, है ना, पानी सिकुड़ गया, ध्यान दीजिएगा। और इसी चीज को हम यार लेके गए, इसी पानी को, इसी को लेके गए हम यार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके गए तो क्या हुआ यार, बर्फ बन गया। और बर्फ बनने के बाद, है ना, ये जो बर्फ है वो यार गिलास के बाहर भी आ गया, गिलास के बाहर तक आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं
कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गए तो क्या चीज कमा, क्या कमा? आकार कमेगा तो क्या कमेगा? आयतन। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि पानी का आयतन सबसे कम किस तापमान पर होगा, तो आप कहिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन। और जान लीजिए कि आयतन का हमेशा रेसिप्रोकल, उल्टा आपका यार घनत्व होता है। आयतन अगर कम है यहाँ पर तो यार घनत्व क्या होगा? घनत्व आपका यार ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए प्रश्न बन गया, आप याद रखेंगे कि पानी का आयतन सबसे कम किस पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आयतन कमा तो यार देखो इसमें जो पूरा गिलास भरा हुआ था इसमें यार पानी थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा घना होगा, ज्यादा घना होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे क्या ज्यादा, मतलब आयतन कम है तो घनत्व ज्यादा होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है कि आयतन आपका यार बढ़ जा रहा है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन यार सबसे ज्यादा, आयतन सबसे ज्यादा, और आयतन सबसे ज्यादा होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम क्या हो जाएगा? सबसे कम क्या होगा? घनत्व। चलिए इसको दो चीज करके आप याद रख सकते हैं, मान लीजिए कि आपको कंफ्यूजन हो तो एक चीज तो याद ही रख सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे ज्यादा। अब हम जान गए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे ज्यादा, तो यही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अगर सबसे ज्यादा है तो आयतन क्या होगा? सबसे कम होगा। और दूसरा चीज हम ये याद रख सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे ज्यादा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे ज्यादा। तो पूछेगा आयतन सबसे ज्यादा किस पर? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे ज्यादा है तो घनत्व यार सबसे कम अपने आप हो जाएगा, घनत्व सबसे ज्यादा अपने आप हो जाएगा। तो मेरे बच्चों आप आसान से इसको समझे होंगे। इस प्रश्न में बच्चे के दिमाग में 4 डिग्री सेंटीग्रेड बैठा रहता है, एग्जामिनर घुमा के दे देगा, कहेगा कि किस तापमान पर आयतन सबसे ज्यादा, ये ऑप्शन रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरे हिसाब से मेरा कोई चेला इसमें शिकार नहीं होगा। आगे आते हैं प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो केल्विन है। और इतना जानिए कि यार 0 केल्विन, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है? तो परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप है। तो प्यारे बच्चों 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य ताप, मतलब वह तापमान जिस पर यार पदार्थों की अव्यवस्था समाप्त हो जाए, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन। आज तक वैज्ञानिकों ने धरती पर कभी भी यार इतना तापमान तक नहीं पहुंचाया, कोई यंत्र इतना तापमान तक नहीं पहुंचा। तो प्यारे बच्चों अनुमान एक है कि भैया इस तापमान पर किसी भी पदार्थ की सारी अव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। अब यार आप जानिए पैमाना, ताप मापने का यार पैमाना, क्या पैमाना है? तो जो मुख्य 4 पैमाने हैं तो आपका यार सबसे पहले आप सेंटीग्रेड का ही बात कीजिए। सेंटीग्रेड, आपका यार फ़ारेनहाइट, प्यारे बच्चों रोमर और केल्विन, यहां से भी प्रश्न रह सकता है आपका। सेंटीग्रेड का बात करेंगे तो देखो यार पहला हिमांक और दूसरा यार क्वथनांक, पहला हिमांक और दूसरा क्वथनांक। तो प्यारे बच्चों अब देखो यार इसमें हमने किस मटेरियल के साथ इसका प्रयोग किया है? पानी के साथ, जल के साथ। तो सेंटीग्रेड पर जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक, जल कितने डिग्री पर उबल रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फ़ारेनहाइट में जल का यार हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखें पूछ लिया जाता है।
और फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। रोमर में जल का हिमांक 0 रोमर और जल का क्वथनांक 80 रोमर, याद रखेंगे। केल्विन में आपका यार जल का जो हिमांक है 273 केल्विन, केल्विन को डिग्री में नहीं लिखते हैं, और केल्विन में जल का जो क्वथनांक है वो 373 केल्विन। तो ये 4 पैमाने हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन। अब इसको यहाँ से जानेंगे। प्रश्न बनता है कि पानी कितने डिग्री पर जमेगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कहें तो 273 केल्विन, और 273 केल्विन में 100 जोड़ दो तो 373 केल्विन पर पानी उबल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न आपका रहता है कि पानी में नमक मिलाएंगे, तो नमक हम ऐड कर दिए पानी में, नमक प्लस कर देंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, लेकिन हिमांक घट जाएगा। तो पानी में अगर आप नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। अगला टाइप का भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है कि सेंटीग्रेड को रोमर में बदलें, रोमर को केल्विन में बदलें। तो इसके लिए देखिए यार, आपका एक मतलब कि यूनिवर्सल फार्मूला है, इसको दिमाग में रखिए और एक काम बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। देखो यार, C/5, C मतलब सेंटीग्रेड, C/5 इक्वल टू R/4 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। तो ये जो फॉर्मूला है, सेंटीग्रेड, रोमर, केल्विन और फ़ारेनहाइट सबको यार बराबर रखने के लिए ये इक्वेशन चाहिए। अब देखिए यार, यहाँ से कितने आसानी से आप किसी भी चीज का तापमान किसी चीज में बदल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यार 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमसे कहा जा रहा है कि इसको यार आप फ़ारेनहाइट में बदल दें, फ़ारेनहाइट में। तो चेला देखो, सेंटीग्रेड को किससे लड़ाने के लिए कह रहा है, फ़ारेनहाइट। तो यहाँ से क्या उठ के आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यार C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अगर इसी सेंटीग्रेड को रोमर में बदलना रहता तो R/4 आ जाता, इसी सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना रहता तो इसके सामने आ जाता यार K माइनस 273/5। तो प्यारे बच्चों, अब C/5 तो सेंटीग्रेड कितना है 50, अब बटे यार 5 इक्वल टू यार F माइनस 32/9। अब तुम तो स्मार्ट हो, तुम तो फट से करोगे यार, 5 को यार 50 से काटोगे कितना 10। तुम और भी ज्यादा स्मार्ट हो। अब यहाँ से क्या करोगे, 9 × 10 करोगे तो 90। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया F माइनस 32 इक्वल टू यार 90। तो F आप आराम से निकाल लें, 90 प्लस यार 32 जोड़ लो कितना भाई, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यार ऐसे करके मतलब कि तापमान को आराम से चेंजिंग कर दीजिएगा। आपने जाना कि नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक तो बढ़ जाएगा लेकिन हिमांक घट जाएगा। प्यारे बच्चों, इतिहास को थोड़ा सा फास्ट रिवाइज कीजिए। भाई वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, लेकिन आप जानिए कि अमेरिका का खोज कोलंबस किया 1492 और अमेरिका को आज़ादी मिली 4 जुलाई 1776। प्यारे बच्चों, और अमेरिका का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था, है ना जी, 1773 ईस्वी का बोस्टन की टी पार्टी, बोस्टन की टी पार्टी। प्यारे बच्चों, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। लेकिन आप जानते हैं यार कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, दुनिया की सबसे व्यस्त नदी आपको जो है बीजी नदी है, वो कौन सी है, तो यार राइन नदी। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, और भारत की सबसे लंबी नदी क्या है प्यारे बच्चों, तो गंगा। और गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। हमने बात किया था कि गंगा गंगोत्री से और सिंधु ब्रह्मपुत्र यार मानसरोवर झील से, सिंधु ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से। लेकिन प्यारे बच्चों, बोमडिला और दिफुदर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला और दिफुदर्रा अरुणाचल प्रदेश, और कथकली मोहिनीअट्टम नृत्य है केरल का, और सिग्मो त्योहार है कहाँ का, तो गोवा का प्यारे बच्चों। और हॉर्नबिल आपका यार त्योहार है नागालैंड का। और प्यारे बच्चों,
नाटी जो नृत्य है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। आप जानते हैं कि भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम और पंचशील समझौता हुआ 1954, ताशकंद 1966, शिमला 1972, लेकिन आप सभी को पता है कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में बना और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बनाया सर सैयद अहमद खां, 1875 में, याद रखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बनाया सर सैयद अहमद खां और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनका उपनाम था यार महामना। जैसे शहीद आजम भगत सिंह, लिटिल कारपोरल नेपोलियन, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, बापू महात्मा गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी मावलंकर और संसद के शेर हम लोग कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्यारे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ। कानून की पढ़ाई इन्होंने यार पढ़ा कहाँ से, तो इंग्लैंड से। और दक्षिण अफ्रीका में है ना जी, इन्हें यार पिटोरिया और जोहान्सबर्ग के बीच एक जंक्शन था मेरिट्सबर्ग, वहाँ ट्रेन से फेंका गया। अब्दुल्ला का केस लड़ने यार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे प्यारे बच्चों। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने यार नडाल कांग्रेस बनाया। प्यारे बच्चों, गांधी जी भारत लौट के आए कब, तो 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस। जैसे कि 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस मनाते हैं प्यारे बच्चों, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस, और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि इस दिन यार भारत के पहले वैज्ञानिक है ना जी सीवी रमन का जन्म हुआ। और भारत के पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे, जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। प्यारे बच्चों, टेलीविजन को जेल ब्रेड ने खोजा, टेलीफोन को ग्राहम बेल ने, रेडियो मार्कोनी, रेडियम मैडम क्यूरी, रेडियो एक्टिविटा हेनरी बैकुरल, साइकिल मैकमिलन, स्टीम इंजन जेम्स वाट, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल और बैरोमीटर आपका टॉरिस सेली, तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन प्यारे बच्चों, और डायनमो माइकल फ्राडे। आप जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा कौन, तो डायनमो। और विद्युत को काम में लाएगा कौन, तो विद्युत मोटर। प्रकाश ऊर्जा को यार विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलेगा, और यार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका बैटरी कन्वर्ट करेगा, और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा माइक्रोफोन। लेकिन यार ठोस का गर्म होना चालन कहलाएगा, और गैस और द्रव का गर्म होना संवहन में गर्म कण ऊपर और ठंडा कण नीचे, और रूम में गंध फैलेगा प्यारे बच्चों, विसरण। कार्बोहाइड्रेट का सड़ना किण्वन। लेकिन यार कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कर रहा है राइबोसोम, और कोशिका भित्ति होता है पेड़ पौधे की कोशिका में, और कोशिका भित्ति बना है सेलुलोज का। आप जानते हैं कि बायोगैस मीथेन है, चूहा मारने की दवा जिंक फास्फाइड है, और आइसक्रीम को यार मुलायम करना है, सॉफ्ट करना है, तो उसमें यार जिलेटिन डालेंगे, और चुनाव का चिन्ह यार सिल्वर नाइट्रेट है। अम्ल वर्षा प्यारे बच्चों आपको कराएगा सल्फर डाइऑक्साइड एवं यार नाइट्रो ऑक्साइड। लेकिन हास गैस क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और धरती के यार सबसे ऊपरी परत पर सबसे ज्यादा तत्व क्या है, तो ऑक्सीजन है 46%। मानव शरीर में भी जो सबसे ज्यादा तत्व है वो कौन है, ऑक्सीजन है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। बच्चों यार आप जग नहीं रहे हैं, आप जगिए ना यार, हम तो जगल हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जगिए और अपने सपने को साकार कीजिए। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।